Assalamualaikum, dear students. This is me, Dr. Mohammad Waqar Ali, your main MD-CAT and Entry Test Zoology Instructor. प्यारे बच्चों, हम अपने zoology के सब्जेक्ट का आगाज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम या गैसेस एक्सचेंज के नामी चैप्टर से कर रहे हैं। अलग अलग बोर्ड्स में इस चैप्टर का नाम अलग अलग है, बट अगर हम अपने MD-CAT के कोर्स को टारगेट करें तो हम सिलेबस को अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे रेस्पिरेशन के नाम से ये चैप्टर है। हम अपने पहले लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन से, यानी कि रेस्पिरेशन होती कितनी तरह की है। तो मुन्ने, रेस्पिरेशन कितनी तरह की होती है? दो तरह की। सबसे पहली टाइप को हम क्या कहते हैं? इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दूसरी टाइप को हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। फिलहाल पहले हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करेंगे। और अगर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को मजीद नामों से पुकारना चाहें तो इसमें एक नाम है ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस रेस्पिरेशन को डिफाइन कर रहा हूं। अगर हम एक्सटर्नल या फिर ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल या ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इट्स सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वी कैन से गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं तो आप इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें और इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, यानी हम एक्सचेंज में इसे कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर रिटेन करें, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोशिश करते हैं कि हम इसे बॉडी से बाहर कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक और बात याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए, ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको किसी किस्म की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नीड ऑफ एनर्जी। और किसी भी प्रोसेस के लिए अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव प्रोसेस। और जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहरहाल, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को, जिसको हम ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन भी कह रहे हैं, ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन सिंपल क्या है कि हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मजीद अदर नेम्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन को हम गैसेस एक्सचेंज भी तो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप गैसेस को ही तो चेंज कर रहे हैं। आप ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, ये सब कहाँ से आएगा? ओ भाई, ये सब हवा से आएगा, यानी हवा की मूवमेंट होगी तो ये आएगा। तो इस वजह से हम इसे वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। मैं वेंटिलेशन को आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ। अगर हम वेंटिलेशन की बात करते हैं तो वेंटिलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे आसपास। तो हमारे आसपास जो हवा है उसकी मूवमेंट कहाँ पर? लंग्स के अंदर, इनटू द लंग्स, और बैक टू द एटमॉस्फेयर, या फिर हम इसे कह सकते हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब आपने उल्टा कर दिया, यानी एटमॉस्फेयर टू लंग्स और लंग्स टू एटमॉस्फेयर। तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं कि हवा का मूव करना एटमॉस्फेयर से लंग्स में और फिर लंग से एटमॉस्फेयर में, तो इसे हम कहते हैं वेंटिलेशन। अब मुझे जरा एक बात बताएं कि अगर आप गैसेस एक्सचेंज करना चाहते हैं तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हवा जब तक मूव ही नहीं करेगी बाहर से आपके लंग्स में, तो क्या आप ऑक्सीजन ले सकते हैं? क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल? नहीं मुन्ने, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गैसेस एक्सचेंज करना चाहते हैं तो पहले तो वेंटिलेशन होगी, यानी पहले हवा मूव करेगी, फिर उसी मूव करती हुई हवा में से तो आप ऑक्सीजन कैच करेंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर हम एक रिलेशन कोट कर रहे हैं कि इफ ventilation is good,
then the gas exchange will be sufficient. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हवा की मूवमेंट प्रॉपर है तभी तो गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर होंगी। ओहो, डायरेक्टली रिलेशन है भाई, डायरेक्टली रिलेशन है। इस रिलेशन को हम लिखते कैसे हैं? इस रिलेशन को हम लिखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटिलेशन। अगर हवा की मूवमेंट ज्यादा, वेंटिलेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ एयर, अगर हवा की मूवमेंट ज्यादा तो गैसेस का एक्सचेंज भी ज्यादा। अच्छा, अब देखें, ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने आपसे वेंटिलेशन से रिलेटेड बात की, तो मुन्ने ये वेंटिलेशन से रिलेटेड बात कोई आम बात नहीं थी भाई। ये जो वेंटिलेशन से रिलेटेड बात थी, ये वेंटिलेशन से रिलेटेड बात 2023 में यानी 2023 के पेपर में आया हुआ है यूएचएस के अंदर। यूएचएस कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस असल में लाहौर की एक यूनिवर्सिटी है और ये पंजाब एमडी कैट कहलाता है। तो पंजाब के एमडी कैट में 2023 के अंदर आपसे पूछा है वेंटिलेशन के बारे में। अच्छा, वेंटिलेशन के लिए शर्त ये है कि इसमें बस सिर्फ एयर की मूवमेंट होगी। गैस एक्सचेंज में आप गैसेस को इंटरचेंज करेंगे और यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल या फिर ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का कोई रोल नहीं है। तो हम इसमें एक चीज और लिख रहे हैं, नो एटीपी प्रोडक्शन। देखिए एटीपी क्या होता है? एटीपी हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ कोई एटीपी जनरेट नहीं होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कोई एटीपी जनरेट नहीं होगा। हमारी समरी क्या है? हमारी समरी है कि भाई रेस्पिरेशन की जो पहली टाइप है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, हम गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं, हम वेंटिलेशन भी कहते हैं और इवन कि हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। ठीक है, हम इसे ब्रीथिंग भी कहते हैं। अच्छा, फिर वेंटिलेशन को मैंने आपके लिए डिफाइन किया। वेंटिलेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स और वाइस वर्सा, यानी हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर वेंटिलेशन ज्यादा होगी यानी हवा अगर ज्यादा मूव करेगी तो गैसेस भी ज्यादा एक्सचेंज होगी, यानी गैसेस एक्सचेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटिलेशन। और इन सब कामों में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। एनर्जी प्रोड्यूस हमेशा किस में होगी? इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर। खैर, अब हम अपनी दूसरी टाइप पे जा रहे हैं, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। चलो, अगर मैं इंटरनल रेस्पिरेशन को आपके लिए डिफाइन करूं तो पहली बात तो ये सेल में जाकर होगी, यानी आपके बॉडी के एक एक सेल में, एक एक सेल में, चाहे वो फेफड़े का हो, चाहे वो गुर्दे का हो, चाहे वो नाक का, कान का, कहीं का भी सेल हो, कहीं का भी सेल, वहां जो रेस्पिरेशन होगी उसे आप इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये सेल की बेस पर हो रही है, सेल लेवल पर हो रही है जाके, इस वजह से हम इसे प्यार से कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। चलो, अब सेलुलर रेस्पिरेशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल, इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड यार। इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हम ब्रेक डाउन भी कहते हैं और हम इसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी या तो आप ये काम ऑक्सीजन की मौजूदगी में कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कर, तो ईदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फूड को ब्रेक करना, फूड को ऑक्सीडाइज करना, या तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। अब पर्पस क्या है? पर्पस ये टू जनरेट एटी टू जनरेट एटीपी। तो याद रखिएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हम फूड को ब्रेक करते हैं या तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ताकि हमें क्या मिल सके? एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। कैसे मिलेंगी? मैं आपको बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ाऊंगा। अच्छा,
साथ साथ अब आपने क्या याद रखना है, ये जो फूड की हम बात कर रहे हैं, तो फूड तो बहुत सारी किस्म के हो सकते हैं, बट आप किस फूड को ऑक्सीडाइज करोगे? ग्लूकोज को। मुन्ने, किस फूड को ऑक्सीडाइज करोगे? ग्लूकोज को। क्योंकि आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, इसलिए हम ग्लूकोज को कहते हैं प्राइमरी फूड। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फूड। या फिर रेस्पिरेटरी फ्यूल। हम इसे प्राइमरी फूड कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी फ्यूल। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज होगा तो रेस्पिरेशन होगी, इसका मतलब हाँ, ये रेस्पिरेटरी फ्यूल ही तो हुआ। हम्म। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है? अभी आपने पढ़ा एटीपी जनरेट करना, और आपको पता है ये 2025 सिंध के एमडी गेट के अंदर आया है। अब सिंध के एमडी गेट को अगर कराची की बेस पे देखें तो हम उसे कहते हैं DOHS, यानी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। ये जो मैं इतनी जल्दी जल्दी आपके साथ यूनिवर्सिटीज के नाम शेयर कर रहा हूँ ना, अब ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। अभी ये आपको याद नहीं होंगी, बट जब आप मुझसे पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, फिर आपको सब चीजें याद हो जाएंगी, ट्रस्ट में। तो भाई ये जो इसका पर्पस है, यानी जनरेट एटीपी, आपको पता है ये सिंध एमडी कैट में 2025 के अंदर पूछा गया है। और अगर सिंध एमडी कैट कराची के लेवल पर होता है तो हम इसे कहते हैं DUHS। ठीक है, यानी कि डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। जो टेस्टिंग सर्विस इस यूनिवर्सिटी में एमडी कैट को कंडक्ट करती है, हम उसे नॉर्मली दो नामों से पुकार रहे होते हैं। या तो हम उसे कहते हैं IBA सखर, ठीक है, या फिर हम उसे कहते हैं सीबा टेस्टिंग सिस्टम। है। तो बस आपने याद रखना है कि जो सिंध का एमडी कैट होता है वो या तो IBA के अंडर होता है या सीबा, ये दोनों बॉडीज एक ही हैं। कभी इसे किसी नाम से हम पुकार रहे होते हैं, कभी हम इसे किसी नाम से पुकार रहे होते हैं। दो प्यारे बच्चों, अब हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टार्ट ले रहे हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्टार्ट लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो सिंपली इट्स अ सिस्टम, और इसका काम क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करना, यानी ऑक्सीजन को लेके आना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देना। तो अ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस किस के दरमियान भाई? किस किस के दरमियान? बाहर जो हवा घूम रही है, यानी आउटर एनवायरनमेंट। और वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली आती कहाँ है? आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में कहाँ? आपके ब्लड के अंदर। तभी तो आप कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स। बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ब्लड। देखिए ब्लड ऑटोमेटिकली आपको लाल लिखेगा यहाँ पे। एंड अब आप इसे एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं? आउटर इन्वायरमेंट। तो सिंपल एक ऐसे सिस्टम जिसकी मदद से हम गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर, तो हम उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस पर कंसिस्ट करता है? अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लासिफाई करें या कंपोनेंट्स में ब्रेक करें अकॉर्डिंग टू ऑर्गन, तो अगर हम ऑर्गन लेवल पर ब्रेक करें तो देखें एक होगा जिसे हम कहेंगे मेन ऑर्गन। यार मेन ऑर्गन, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स। अच्छा, तो जो मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मेन ऑर्गन कौन है मुन्ने? लंग्स। कौन है? लंग। बट क्या हर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन लंग्स है? नहीं। नहीं, हर हर ऑर्गेनिज्म का नहीं। हर ऑर्गेनिज्म का नहीं है। ठीक है, लंग्स इज अ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर ह्यूमंस। इंसान के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो भाई सबका नहीं है, बट नॉट फॉर ऑल। बट नॉट फॉर ऑल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ।
देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फिशेस की और टेडपोल्स की, टेडपोल्स आर द बच्चास ऑफ मेंढक, ठीक है। तो अगर हम मछलियों की बात करें, फिशेस की बात करें या मेंढक के बच्चों की, नहीं टेडपोल्स की बात करें, ओ भाई इनमें लंग्स नहीं होते, इनमें तो गिल्स होते हैं। तो यहाँ पर जवाब होगा गिल्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। चलें, इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्पाइडर की, ओ स्पाइडर, तो स्पाइडर के अंदर जो मेन ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? स्पाइडर के अंदर मेन ऑर्गन होता है बुकलंग, लंग्स होते हैं बट उनमें बहुत डिफरेंस होता है नॉर्मल लंग से, उन्हें हम बुक लंग्स कहते हैं उसके शेप की वजह से। बहरहाल हमारा टॉपिक नहीं है बुक लंग, वरना हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं 5-6 घंटे बार खैर। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो आप बोलेंगे स्पाइडर भी तो इंसेक्ट है, नहीं 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 नहीं। आपको पता है कीड़ा क्या होता है? कीड़ा नहीं पता आपको? देखें, कीड़ा यानी कि इंसेक्ट, कीड़ा वो चीज होती है जिसकी 6 टांगे होती हैं। अगर किसी चीज की 6 टांगे हैं तो आप उसे बोलेंगे इंसेक्ट। अब आप चेक कर लें 6 टांगे हैं या नहीं, अगर 6 टांगे निकली तो वो इंसेक्ट है। अब अगर आप स्पाइडर की बात करें तो भाई स्पाइडर की तो 8 टांगे, स्पाइडर की 8 टांगे होती हैं, इसका मतलब, इसका मतलब स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट की कैटेगरीज में नहीं आएगा। हम्म। तो इंसेक्ट के अंदर जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं ट्रैकी। क्या? ट्रैकी। हम्म, ट्रैकी। अच्छा, बट अगर हम बात करें बर्ड्स की, बर्ड समझते हैं जो आसमानों में उड़ते हैं, एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस का मतलब फ्रॉग्स और मैमल्स, जिसमें तुम आते हो, इन सब के अगर मेन ऑर्गन, हाँ अभी आंसर लग है, ठीक है। तो ये मेन ऑर्गन है बट हर किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए, एम्फीबियंस के लिए और बर्ड्स के लिए मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर आप सिर्फ ये बात याद रखेंगे कि यार मेन ऑर्गन नहीं, आपको पता है बम्स क्या है? बम्स, हाँ। बम्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो नॉट फॉर ऑल मैंने आपको बताया, यही बात बम्स में पूछी गई थी। क्या आपको बम्स पता है क्या होता है? बम्स जो है बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, जैसे हम कहते हैं बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस। देखिए, जो एमडी कैट का टेस्ट होता है वो सेम डे होता है और 5 अलग अलग टेस्टिंग सिस्टम उसे कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंध का अलग होता है, पंजाब का अलग होता है, केपी का अलग होता है, बलूचिस्तान का अलग होता है और फेडरल का अलग होता है। आप अभी मेनली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और आपको ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद क्लियर होने लग जाएंगी। तो ये जो बलूचिस्तान का टेस्ट है उसके 2023 के अंदर, यानी 2023 के अंदर ये बात पूछी गई थी कि लंग्स के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो भाई लंग सबका रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन थोड़ी है। तो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी एज इट इज पास पेपर से मैच करती है। तो हमारी सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करें मुन्ने ऑर्गन के लिहाज से, तो 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। एक मेन ऑर्गन है जिसमें हम ह्यूमंस के रिस्पेक्ट से कहते हैं लंग्स, और एक होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन जो कि सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें ट्रैकिया, नोज, ब्रोंकाई, ये सब चीजें आ रही होती हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, बट अगर हम इसे पाथवे की बेस पे ट्रैक करें या डिवाइड करें तो देखें पाथवे की बेस पर भी इसकी 2 टाइप्स होती हैं। और एक को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, या तो आप इसे कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं एयर पैसेज, यानी हवा का रास्ता। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, या फिर एयर पैसेज। हम्म। अब जाहिर है एक ही करके हम डिस्कस करेंगे, और जब हम अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ रहे होंगे
तो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सही है। चलें, अब हम सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्टार्ट करें। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीजें आती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर तीन तरह के ऑर्गन्स आ रहे होते हैं। अभी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। जितने भी लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, वो आपके लिए हाईली नेसेसरी है। और अच्छा, कुछ लेक्चर्स हमारे पब्लिक हैं, तो आप ये बात याद रखें कि हमारे हमारा जो मटेरियल है एमसीक्यूज का, उससे भी आपको तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगी। और हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम है उससे भी आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सिर्फ हमारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लेक्चर्स के साथ हमारा टेस्टिंग सिस्टम और हमारे जो एमसीक्यूज मटेरियल है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमसे कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे मेरा नंबर मांग सकते हैं या मेरी टीम का नंबर मांग सकते हैं। और फिर वो कमेंट्स में आपको हम रिप्लाई की फॉर्म में वो नंबर शेयर करते हैं। चलें बारो, अगर हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें मुन्ने, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट को हम कहते हैं नोज, दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं नेजल कैविटी, ठीक, और तीसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं फेरिंग्स। चलिए, अब सबसे पहले हम नोज से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नोज देखी, अच्छा जब आप नोज पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो नेजल कैविटी है ये खुद ब खुद कवर हो जाएगी। अगर हम नोज स्टार्ट करें, तो नोज के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? देखें, नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो वाहिद हिस्सा है जो आपको नजर आता है। इसका मतलब ओनली विजिबल पार्ट। अगर मैं बोलूं कि किसी के लंग्स आपको दिखते हैं नहीं, किसी का ट्रैकिया आपको दिखता है नहीं, किसी का फेरिंग्स दिखता है नहीं, किसी का लैरिंग्स नहीं, सिर्फ अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई चीज नजर आती है तो वो नोज है। सो दैट मीन्स इट्स द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बात हो गई। दूसरी बात, एक तो ये विजिबल पार्ट है, साथ साथ ये वो वाहिद हिस्सा है जो बॉडी के बाहर है। इसका मतलब एक्सटर्नल पार्ट है। बाकी सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स तो बॉडी के अंदर है, तो ये ओनली विजिबल और एक्सटर्नल पार्ट है। अच्छा, अब नोज के अंदर होता क्या क्या है? देखिए, नोज के अंदर हमें तीन चीजें नजर आती हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी नाक को देखें, तो नाक के अंदर आपको ये दो सुराख नजर आ रहे हैं, है ना? तो ये जो सुराख है ना, ये आगे पीछे से हैं। यानी ये नाक के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर भी है और ये नाक के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे भी है। तो जो ये बाहर वाली साइड पर है, ऐसे हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब अगर आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स को देखें, पहली बात तो ये भी याद रख लें कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स को एक्सटर्नल नारस भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल नारस के बाद अब जो बीच की जगह आती है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी को प्यार से हम कहते हैं नेजल चैम्बर्स। ये दो होते हैं, एक लेफ्ट पर और एक राइट पर। यानी आपकी जो नेजल कैविटी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, चलें। अच्छा, तो ये तो हो गए आपके दो सुराख नाक के, जिस दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल नैरस। फिर अंदर की जो जगह है वो क्या कहलाएगी? नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर्स। उसके बाद भी दो सुराख हैं जो कि अंदर की तरफ है, वहीं से तो हवा आगे जा रही है। अगर ये नाक अंदर से बंद होती, फिर तो हवा फेफड़ों तक जाती नहीं, लंग्स तक जाती नहीं। इसका मतलब आपकी नाक आगे और पीछे दोनों तरफ से खुली हुई है, यानी सामने से भी और बैक से भी खुली हुई है। तो जो सामने से खुली हुई है तो वो सुराख क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल नैरस। और जो ये पीछे से खुली हुई है तो आप इसे क्या बोलेंगे? इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, या फिर हम इसे क्या कहेंगे? नैरस, इंटरनल नैरस। अब अगर हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का काम देखें, तो मुन्ने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का क्या काम होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का बस एक छोटा सा काम है। इसका काम है एंट्री ऑफ एयर इनटू द नोज। बस नाक के अंदर हवा को लेके आना।
फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, चाहे तो आप ये भी लिख दें फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अच्छा, हमारे लेक्चर्स में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो ट्रस्ट मी, मैं भी आपके साथ 24 आवर्स खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, अब इसी तरह से आ जाए नेजल कैविटी की तरफ। नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर्स। अब नेजल कैविटीज या नेजल चैम्बर्स में आपको क्या याद रखना है कि नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर्स में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो नेजल कैविटी के दो चैम्बर्स हैं, ठीक है, जिसे हम नेजल चैम्बर्स कहते हैं या नेजल कैविटीज ही कहते हैं। अब ज़ाहिर है ये सेपरेटेड है। क्या आपकी नाक दो हिस्सों में सेपरेट है? बिल्कुल सेपरेट है। आपकी नाक में दो सुराख हैं। मान लें कि आप लेफ्ट साइड से आप अपनी फिंगर नोज में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और आप अगर इंसर्ट करते हैं तो क्या वो राइट साइड पे जा सकती है नाक के अंदर से? नहीं ना, इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है जो कि आपकी नाक को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो दो जो चैम्बर्स हैं वो सेपरेट होते हैं किसके जरिए? नेजल सेप्टम के जरिए। एक बोन है जिसे हम क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम। तो पेपर में पूछ सकता है कि नेजल कैविटी को कौन सेपरेट करता है, तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि नेजल कैविटी को कौन सेपरेट करता है। नेजल कैविटी को सेपरेट करता है नेजल सेप्टम, ठीक है। अच्छा, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि नेजल सेप्टम के सामने की तरफ, मुझे सामने को क्या कहते हैं? एंटीरियर पार्ट, ठीक है। फ्रंट को क्या कहते हैं? एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट। तो नेजल कैविटी या नोज के सामने वाले हिस्से को यानी एंटीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो नोज के अंदर इसका नाम है वेस्टिब्यूल्स। क्या नाम है? वेस्टिब्यूल्स। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि वो आपसे बोल सकता है कि नो द एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज इज कॉल्ड डैश। तो आपका आंसर होना चाहिए वेस्टिब्यूल्स। अच्छा, वेस्टिब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? तो फिर आपका आंसर होना चाहिए हेयर। यानी वेस्टिब्यूल्स में आपके प्यारे प्यारे बाल होते हैं, समझे? हाँ, तो याद रखिएगा, दो नेजल चैम्बर्स को कौन सेपरेट करता है? नेजल सेप्टम, यानी बीच में जो ये लोहे क्या कहते हैं, हड्डी लगी हुई है ना दोनों नथनों के दरमियान, तो हम इसे नेजल सेप्टम कहते हैं। और नेजल सेप्टम का बिल्कुल सामने वाला हिस्सा, इंटीरियर पार्ट, क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल्स कहलाता है। और वेस्टिब्यूल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? इस नेजल कैविटी में एक तो हमें मिलती है यहाँ पे ब्लड कैपलरीज। क्या मिलती हैं? ब्लड कैपलरीज। अच्छा, अभी जो ब्लड कैपलरीज होती हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि यहाँ पे ये ब्लड को सप्लाई करती हैं। अच्छा, ब्लड बहुत तेजी से जल्दी जल्दी सप्लाई होता है। ब्लड सप्लाई होता है तो ब्लड होता है गर्म, तो जिसकी वजह से जो हवा हमारी बॉडी के अंदर आती है, उस हवा का टेम्परेचर यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है? आप कभी नोट करिएगा कि जब आप अपनी नाक में से हवा को बाहर निकालेंगे ना, तो आप अपना हाथ आगे रखिएगा नाक के। अब जब आप हवा को बाहर निकालेंगे ना, तो वो आपके हाथ पर वो हवा गरम गरम फील होगी। इसका मतलब आपकी बॉडी हवा को गर्म करती है, किस वजह से? ब्लड कैपिलरीज की वजह से। और ऐसे जरूरी क्यों है भाई? ऐसे जरूरी इसलिए ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जरासीम वगैरह मर जाएं। सही है। अच्छा, और क्या होता है? और उसके अंदर होता है म्यूकस। कौन होता है? म्यूकस होता है। अच्छा, म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, ठीक है। हाँ, ये डस्ट पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देता है। वरना अगर ये नहीं रोकेगा, अभी म्यूकस की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। म्यूकस क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेता है। अगर डस्ट पार्टिकल्स को रोकेगा नहीं तो आपके डस्ट पार्टिकल्स लंग्स में चले जाएंगे। अब अगर लंग्स में चले जाएंगे तो एक दफा अगर डस्ट पार्टिकल लंग्स में चले गए तो ज़ाहिर है वहां पे वो लंग्स को खराब करना शुरू कर देंगे। अच्छा, फिर म्यूकस का एक और काम है। म्यूकस असल में है क्या? देखें, बॉडी के लिक्विड को म्यूकस कहते हैं। तो जो आपकी नाक में चिपचिपा मटेरियल होता है ना, डेट इज, ये जब आपको नजला होता है तो वो टिप 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 बह रहा होता है, तो हम उसे म्यूकस कह रहे हैं यार, ठीक है। तो म्यूकस जो है वो आपकी हवा को क्या कर देता है? मॉइस्ट। याद रखिएगा, आपकी हवा को क्या कर देगा? मॉइस्ट। तो म्यूकस का एक काम तो डस्ट के पार्टिकल्स को रोकना है, दूसरा इसका काम क्या है? मॉइस्ट करना। तीसरा इसका काम क्या है?
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जरासीम को रोकना। सही है। ये जरासीम को चिपका लेता है अपने अंदर, जब चिपका लेगा तो वो लंग्स में जा नहीं सकेंगे। अब पेपर में आपसे एक बात पूछ सकता है कि म्यूकस जिन सेल से निकलता है, ठीक है, यानी एमसीक्यूज इज म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जिनमें से म्यूकस निकलता है, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? तो मुन्ने याद रखिएगा, उन सेल्स को हम कहते हैं गोबलेट सेल्स। कौन से सेल्स? गोबलेट सेल्स। बहरहाल आगे चलें। अब हम अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ जाते हैं जो कि नेजल कैविटी में होता है, और उस कंपोनेंट का नाम है हेयर्स, यानी कि आपके प्यारे प्यारे बाल। क्या नाक के बाल वाकई में जरूरी? हाँ, नाक के बाल वाकई में जरूरी होते हैं। पता है नाक के बाल किसको रोकते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रोकते हैं, जरासीमों को भी रोकते हैं, और साथ में बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल्स को भी रोकते हैं, यानी इसे हम कहते हैं कोर्स डस्ट पार्टिकल्स, लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। एक तो होती है ना बिल्कुल बारीक सी मिट्टी, उनको नहीं रोकते ये, उनसे बड़े पार्टिकल्स को रोकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपकी नाक में बाल हैं तो जरासीम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपकी नाक में बाल हैं तो मिट्टी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो क्या करोगे भाई? बाल बड़े करना शुरू कर दो नाक के, हाँ, ताकि आप बीमार ना हो और अच्छे से एमडीएट की तैयारी करो। बार बाकायदा नजर आने चाहिए आपको नाक से निकले हुए। खैर, ये तो हेयर हो गया। एक और है इसमें चीज जिसे हम कहते हैं सीलिया। अब सीलिया क्या होते हैं? सीलियाज आर माइक्रोस्कोपिक हेयर, ये ऐसे बाल हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते। दीज आर माइक्रोस्कोपिक हेयर्स। चलो, अब इनका काम, ये बहुत छोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। तो ये डस्ट के पार्टिकल्स को रोकते जरूर हैं, बट फाइन डस्ट के पार्टिकल्स को, यानी बहुत बारीक डस्ट के पार्टिकल्स को रोकते हैं। तो डस्ट के जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको बाल रोकते हैं, और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको सीलिया रोकते हैं। अब देखें, तो सीलिया का काम क्या हो गया? फाइन डस्ट के पार्टिकल्स को फिल्टर करना। ये बात कोई आम बात नहीं है, आपको पता है ये बात सिंध के एमडी कैट में पूछी जा चुकी है 2019 के अंदर, 2019 के अंदर डीयूएचएस, यानी सिंध एमडी कैट। तो सिंध के अंदर जो एमडी कैट होता था उसके 2019 में इस बात को पेपर में पूछा जा चुका है। और ये बात भी पूछी जा चुकी है कि सीलिया का क्या काम, सीलिया और हेयर्स का एक साथ क्या काम है? तो इनका काम आपको पता है, इनका काम है फिल्टर करना, है ना? इनका काम है फिल्टर करना, और एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करेंगे और डस्ट के पार्टिकल्स को फिल्टर करेंगे। ये बात भी 2019 डीओएचएस सिंध एमडीकैट में, यानी एक ही छोटे से टॉपिक से दो एमसीक्यू एक ही ईयर में आ चुके हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। इन शॉर्ट, अगर मैं समरी लिखता हूँ नेजल कैविटीज की या नेजल चैम्बर्स की, तो इनका काम है हवा को मॉइस्ट करना, हवा को वार्म करना, हवा को फिल्टर करना। ठीक है, ये तीन काम कर रहे हैं, वार्म, मॉइस्ट और फिल्टर। जल्दी बताइए, वार्म कौन कर रहा है? ब्लड कैपिलरीज। कौन कर रहा है? ब्लड कैपिलरीज। फिल्टर कौन कर रहा है? फिल्टर कौन कर रहा है? तीनों, तीनों, यानी कि हेयर, सीलिया, म्यूकस। गीला गीला कौन कर रहा है? यानी मॉइस्ट कौन कर रहा है? म्यूकस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको नेजल कैविटी से रिलेटेड बताए। अब हम अपने अगले ऑर्गन की तरफ जाते हैं, दैट इज फेरिंग्स। ठीक है, चलें। तो फेरिंग्स हमारा लास्ट एक्सेसरी ऑर्गन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज आर, यानी यू आर टी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? यू आर टी। अच्छा, फेरिंग्स से रिलेटेड आप क्या चीजें याद रखेंगे? सबसे पहली बात, फेरिंग्स का जो शेप होता है वो होता है कोन शेप। सही है। दूसरी बात फेरिंग्स से रिलेटेड जो आप याद रखेंगे वो ये है, इट्स 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इसकी जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर की है। ये कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे का मतलब समझते हैं? यानी ये एक से ज्यादा रास्तों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो इट्स अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो मुन्ने ये फूड लेके जाएगा, ठीक है, इट कैरी फूड। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो फिर ये एयर कैरी करेगा। सही है। अच्छा तो अब ये कॉमन पाथवे यानी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बकायदा तौर पे पूछा जा चुका है नम्स के अंदर। ठीक है, अगर हम नम्स की बात करें यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की, तो उसके 2022 के पेपर में ये बात पूछी जा चुकी है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं आप देख रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पास पेपर में पूछे जा रहे हैं। बहरहाल अगर हम फेरिंग्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो देखें, फेरिंग्स के तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कहलाता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वो हिस्सा होता है जो नेजल कैविटी से अटैच होता है। नेजल कैविटी कह लें या नोज कह लें आप, ठीक है। तो वो हिस्सा जो नोज से अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स। जो माउथ से कनेक्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स। और जो नीचे लैरिंग से कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं लेरिंगो फेरिंग्स। क्योंकि देखें, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के ऊपर नेजल कैविटी है, तो फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नेजल कैविटी से अटैच होगा उसे नेजोफेरिंग्स कहेंगे। और फेरिंग्स के बाद अब लैरिंग्स आने वाला है, तो लैरिंग्स से जो हिस्सा कनेक्टेड होगा उसे क्या बोलेंगे, लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स का जो पहला हिस्सा होगा वो नेजल कैविटी से कनेक्टेड होगा, और फेरिंग्स का जो आखिरी हिस्सा होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, लैरिंग से। क्योंकि फेरिंग्स से ऊपर नेजल कैविटी और फेरिंग्स से नीचे लैरिंग्स। अच्छा, अब जो इसका मिडिल पार्ट है जो कि माउथ के सामने है, माउथ से कनेक्टेड है, आप उसे क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स। सही है। यहाँ पे जो नेजोफेरिंग्स है वो नेजल कैविटी की वजह से ही हमने नाम दिया है। ओरो जो नाम दिया है वो माउथ की वजह से दिया है। लेरिंगो जो नाम दिया है वो लैरिंग्स की वजह से दिया है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपने याद रखने थे, किसके लिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। अब जो कुछ हम पढ़ेंगे वो किस में आएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। फिर स्टूडेंट्स, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को पढ़ने से पहले हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के पाथवे को एक दफा समराइज फॉर्म में कवर करते हैं। तो अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले नोज में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, यानी कि आपकी नाक के दो सुराख जो बाहर आपको नजर आ रहे हैं। इनका काम क्या था, इनका काम था एयर को एटमॉस्फेयर से नेजल कैविटी तक लेके जाना। अच्छा, अब अगला मेन स्ट्रक्चर कौन आ जाएगा, वो नेजल कैविटीज या फिर नेजल चैम्बर्स। अब नेजल कैविटीज या नेजल चैम्बर्स का पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जो एयर इस नेजल कैविटी में आएगी इसको फिल्टर करना, इसको मॉइस्ट करना, इसको वार्म करना। अब क्योंकि जो एयर है उसकी कंडीशंस यहाँ चेंज हो रही हैं, एयर फिल्टर हो रही है तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट लॉस हो रहा है, वो वेट हो रही है, वो वार्म भी हो रही है। यानी स्पेसिफिकली आपने क्या करा, आपने एयर की कंडीशंस को चेंज कर दिया। क्योंकि आपने एयर की कंडीशंस को चेंज कर दिया, अगर आप देखें ना भाई, नॉर्मल जो एयर है वो तो वार्म नहीं होती, फिल्टर नहीं होती, मॉइस्ट नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो एयर की चेंज हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे एयर की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, इस वजह से ये जो नेजल चैम्बर्स हैं या फिर ये जो नेजल कैविटीज हैं, आप इन्हें क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर्स। समझे। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स का भी कोई ना कोई पाथवे में इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये अंदर के दो सुराख हैं, ये पता है क्या करता है, एयर को नहीं, फिल्टर्ड एयर, वो भाई अब कंडीशन चेंज हो गई है, फिल्टर्ड एयर नेजल कैविटी से लेता है
और नेजल कैविटी से लेके उसे कहाँ तक ले जाता है, फेरिंग्स तक। और सिमिलरली अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या करेगा, फेरिंग्स भी फिल्टर्ड एयर को जो है वो कहाँ ले जाएगा, आगे किसकी तरफ, लैरिंग्स की तरफ। यहां से जो है वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, यानी यूआरटी। तो प्यारे बच्चों, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो सबसे पहला ऑर्गन है वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर हम लैरिंग्स के साइज की बात करें तो मेल लैरिंग्स इज लार्जर देन फीमेल लैरिंग। ठीक है। अब क्योंकि मेल का लैरिंग्स बड़ा होता है, तो बड़ा होने की वजह से वो थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाता है बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ उसकी प्रोट्रूशन आ जाती है। तो मोस्टली मेल्स के अंदर होता है ऐसा। इन मेल्स प्रोट्रूजन ऑफ लैरिंग्स अकर्स, यानी आदमियों के अंदर थोड़ा सा लैरिंग्स का हिस्सा बाहर की तरफ आया हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं एडम्स, एप्पल, एडम्स, एप्पल। और आपने देखा होगा कि गले की हड्डी बाहर निकली भी होती है, उसे हम एडम्स एप्पल ही तो कहते हैं। हाँ। चलिए, लैरिंग्स से रिलेटेड और क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। देखें, लैरिंग्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। अब वोकल कॉर्ड्स कह लें या आप इन्हें साउंड बॉक्स कह लें, इसका मतलब इनका काम क्या है, इनका काम होगा साउंड प्रोडक्शन। सही है। तो इनका काम हो गया वोकलाइजेशन। अब आप वोकलाइजेशन कह दें या आप इसे कह दें साउंड प्रोडक्शन, तो साउंड प्रोड्यूस करना भी लैरिंग्स का काम है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम लैरिंग्स के अपर एरिया की बात करें, यानी अपर एरिया का मतलब ओपनिंग की, तो द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। यानी लैरिंग्स के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के साथ एक कवर भी होता है। अब आप उसे कवर कह लें या लिड कह लें, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, एपिग्लॉटिस। यानी लैरिंग्स के ऊपर वाले हिस्से को हम ग्लॉटिस कहते हैं, और उसी ग्लॉटिस के साथ एक पत्ते जैसे स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। अच्छा। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस है उसका फंक्शन क्या होगा। इस एपिग्लॉटिस का काम ये होता है कि लैरिंग्स को पार्शली क्लोज कर लेता है। ये लैरिंग्स को क्या करता है, पार्शली क्लोज, जब आप खाना खा रहे होते हैं। वरना क्या होगा, खाना लैरिंग्स के जरिए आपके फेफड़ों में चला जाएगा। ठीक है। अब आप पास्ता खा रहे हो, पास्ता लंग हो जाएगा आपका। हाँ। तो भाई क्या है, ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस का काम होता है कि ये लैरिंग्स को कवर कर लेता है जब हम कोई भी चीज निगलते हैं। ठीक है। अच्छा। देखें, जब तक हम बात करते हैं फेरिंग्स की, अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर फेरिंग्स पढ़ा, तो फेरिंग्स एक ही पाइप है, एक सिंगल पाइप है जो कि दोनों के लिए यूज हो रहा है। यानी ये फूड के लिए भी यूज हो रहा है और एयर के लिए भी यूज हो रहा है। लेकिन आगे जाके हमने इस लैरिंग्स को अलग अलग पाइप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। यानी एक पाइप हो गया आपके लिए जो कि फूड का होगा, और एक पाइप हो गया आपके लिए जो कि एयर का होगा। ठीक है। अब एक पाइप फूड के लिए, एक पाइप एयर के लिए, एक हो गया फूड के लिए और एक हो गया एयर के लिए। अब जो पाइप एयर के लिए, आप उसे क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। और जो पाइप फूड के लिए, आप उसे क्या कहेंगे, ईसोफेगस। ये हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के चैप्टर में।
तो जहां तक फेरिंग्स है तो एक ही पाइप है, बट फेरिंग्स आगे जाके दो अलग अलग पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, एक खाने की नाली में यानी ईसोफेगस में, और एक सांस की नाली की तरफ जा रहा है यानी कि लैरिंग्स के थ्रू। अच्छा अब बॉडी में सामने की तरफ जो पाइप होता है वो कौन सा होता है? तो सामने की तरफ जो पाइप होता है वो लैरिंग्स होता है। इसका मतलब लैरिंग्स इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल पोजिशन। आप इसे वेंट्रल भी कहते हैं और एंटीरियर भी कहते हैं। मुन्ने, सामने को हम एंटीरियर या वेंट्रल कहते हैं और पीछे को हम डॉर्सल या पोस्टीरियर कहते हैं। तो जो ईसोफेगस है इसकी लोकेशन डॉर्सल है, डॉर्सल, डॉर्सल या पोस्टीरियर। ठीक है। अच्छा, अब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट कैसे हैं, इसकी श्योरिटी क्या है? इसकी श्योरिटी ये है, अभी जो मैंने आपको बताया कि लैरिंग्स इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल पार्ट और एंटीरियर पार्ट। आपको पता है ये बात एक नहीं बल्कि दो दो जगह पूछी जा चुकी है। सबसे पहले जब 2023 का टेस्ट हुआ था केपीके का, ठीक है, यानी केएमयू यानी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो लिया था, तो ये केपीके के एमडी कैट में पूछा जा चुका है एमसीक्यूज। और ना सिर्फ केपीके के अंदर बल्कि अगर आप बात करते हैं बम्स की, बम्स क्या है? बलूचिस्तान एमडी कैट, तो उसके 2022 के पेपर में ये पूछा जा चुका है। तो देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं तो इसका मतलब उनकी एक प्रॉपर वैलिडिटी है। सही है। अच्छा, इसी तरह से जो मैंने आपको बताया वोकल कॉर्ड्स यानी साउंड प्रोडक्शन, तो ये बात भी जो ऊपर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये क्या करेंगी? साउंड प्रोडक्शन करेंगी। ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर आप इस बात को देखें तो ये नम्स के पेपर में पूछा जा चुका है 2019 के अंदर। तो जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये जो एक पॉइंट है मेंशन हुआ हुआ है कि पार्शली क्लोज द लैरिंग्स ड्यूरिंग swallow, तो ये पॉइंट भी एमडी गेट के पेपर में पूछा जा चुका है। और ये जो पॉइंट है ये बम्स के अंदर आ चुका है 2025 के अंदर। तो जितने भी पॉइंट्स हैं आपने इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अब हम जा रहे हैं अपने अगले ऑर्गन की तरफ, दैट इज ट्रैकिया। चलें। सबसे पहली बात, अगर हम ट्रैकिया को डिफाइन करें तो ट्रैकिया के लिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ट्रैकिया को हम प्यार से क्या कहते हैं? विंड पाइप। एक बात, ये मेन रेस्पिरेटरी पाइप है, मेन रेस्पिरेटरी पाइप। यहाँ पर एयर कहाँ से कंडक्ट होके आती है? लैरिंग से, यानी लैरिंग से हवा ट्रैकिया में आएगी और फिर ट्रैकिया से आगे जाएगी। अब ट्रैकिया किससे मिलके बना होता है? ट्रैकिया बना होता है फिब्रो कार्टिलेज से बनके। अच्छा, अब ट्रैकिया के अंदर ये जो कार्टिलेजेस हैं ये रिंग्स की फॉर्म में होती हैं। और कितनी रिंग्स होती हैं? ये 16 to 20 रिंग्स होती हैं। अच्छा, ये जो 16 to 20 रिंग्स मैंने आपसे अर्ज किया ये मेनली सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग है। अगर आप कुछ अदर बोर्ड देखें तो वहां पे 15 to 20 भी मेंशन हुआ हुआ है, बट समाओ बात एक ही है। तो 15 to 20 सी शेप, या फिर हम इसे कहते हैं हॉर्स शू शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स। बारह। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 10 से 11 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू सिंबोर्ड, बट कुछ जगहों पे से 10 से 12 सेंटीमीटर भी कहा गया है।
अच्छा, ये तो हो गई इंचेस की बात। अगर सेंटीमीटर की बात, अगर आप इसे इंचेस में देखें तो एक बोर्ड की बुक में इसे मेंशन किया गया है कि ये 4 से 6 इंचेस लंबा होता है। और सिमिलरली अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये सिर्फ 1 इंच चौड़ा होता है, 1 इंच वाइडर। ये बात हो रही है इसके डायमीटर की। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर 16 से लेके 20 तक सी शेप कार्टिलेजेस रिंग होती हैं। तो हर एक रिंग का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? हर एक रिंग का जो डायमीटर होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर। तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए। अगर हम इसकी एक्सटेंडेबिलिटी की बात करें तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि आपके वर्टिबल कॉलम के साथ एक्सटेंड हुआ हुआ होता है और कहाँ तक आ रहा होता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री तक। अगर आप चेस्ट के पीछे का वर्टिबल कॉलम देखें ना तो टोटल 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज होती हैं, उसमें से ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री तक आ रहा होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि ट्रैकिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के आप अपने पास प्रॉपरली इन्हें राइट अप करें ताकि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सकें। अब अगर हम ट्रैकिया से नीचे की तरफ आते हैं, देखें आपको इतनी बात पता है कि ट्रैकिया तो एक पाइप है और आपके लंग्स कितने? दो। अब या तो फिर एक ये तरीका है कि एक ही पाइप को कंटिन्यू रखें और पहले एक फेफड़े में घुसाएं, फिर फाड़ के उसको बाहर निकाल के दूसरे फेफड़े में लगा लें। लेकिन ऐसे तो जाहिर है वो पाइप प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास दो लंग्स हैं और ट्रैकिया तो एक है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रैकिया को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि ये दोनों लंग्स को कवर कर सके। अच्छा, अब जब ट्रैकिया डिवाइड होता है तो ट्रैकिया के डिवाइड होने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्योंकि ट्रैकिया पहली दफा डिवाइड हो रहा है तो हम इसे ब्रोंकाई जरूर कहेंगे, बट हम इसे कहेंगे पहली दफा का ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? पहली दफा का ब्रोंकाई, यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई। इसे हम क्या कह देंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। अच्छा, प्राइमरी ब्रोंकाई कितने होते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई दो होते हैं। एक को हम बोलेंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और दूसरे को हम कहेंगे राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकाई का वर्ड आप जब यूज करेंगे जब एक से ज्यादा पाइप्स होंगे, ठीक है, और ब्रोंकस का वर्ड आप जब यूज करेंगे जब एक पाइप की बात होगी। एक पाइप ब्रोंकस, एक से ज्यादा पाइप ब्रोंकाई। तो दो ब्रोंकाई में डिवाइड होगा जिनके नाम होंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस। अच्छा, क्या प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर कार्टिलेजेस होती हैं? हाँ, प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर तो कार्टिलेजेस होती हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। और या फिर आप ऐसे कह दें कि कार्टिलेजनस रिंग जो है वो प्रेजेंट होती हैं। 12। अच्छा, अब रही बात अगर हम लंग्स की करें तो जो आपके लेफ्ट और राइट लंग हैं वो एग्जैक्टली सेम साइज के नहीं हैं। अगर हम अपने लंग्स को कंपेयर करें तो जो लेफ्ट और राइट साइड का लंग है वो एनाटॉमिकली डिफरेंट है। अब इनमें डिफरेंस की एक बहुत अहम वजह तो ये है कि उल्टे हाथ पे हमारा दिल होता है, और क्योंकि उल्टे हाथ पे हमारा दिल होता है तो लंग्स को प्रॉपरली एक्सपेंड होने की जगह मिलती नहीं है। लेकिन राइट साइड पे हमारा दिल नहीं है तो राइट साइड पे जो लंग है वो प्रॉपरली एक्सपेंड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पर क्योंकि हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट के प्रेजेंट होने की वजह से जो लंग है वो स्मॉल होगा। लेकिन क्योंकि राइट साइड पे तो हार्ट है ही नहीं, इसका मतलब हमारा जो लंग होगा उसका कंपैरेटिवली साइज बड़ा होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले लंग की, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये लंग है, तो लेफ्ट साइड वाला लंग क्योंकि छोटा होता है और छोटा होने की वजह से हम बस सिर्फ इसके दो हिस्से बनाते हैं। अब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं सुपीरियर लूप, क्योंकि ऊपर के लिए सुपीरियर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं इंफीरियर लूप।
इंफीरियर का वर्ड नीचे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको टर्मिनोलॉजी सारी याद हो गई? ऊपर के लिए सुपीरियर, नीचे के लिए इंफीरियर, सामने के लिए वेंट्रल, ये एंटीरियर, पीछे के लिए डॉर्सल और पोस्टीरियर, और साइडों के लिए लेटरल। मैं भी लिख भी दूंगा आपके लिए। अच्छा बट यहाँ पर जो लंग होगा उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होगा, और फिर जाहिर है हम उसके कितने हिस्से करेंगे? तीन। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा। अब जो पहला हिस्सा है इसे आप वही, क्योंकि ऊपर है तो आप इसे कहेंगे सुपीरियर लूब, और सबसे नीचे वाले को क्या कहेंगे? इंफीरियर लूब। जबकि जो बीच वाला हिस्सा है आप इसे क्या कहेंगे? मीडियन लूब, क्योंकि बीच के लिए हम मीडियन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला पहले तो आपने अपने ट्रैकिया वाले पाइप को दो लंग्स के अंदर ट्रांसफर करना था। इसलिए आपने क्या किया कि आपने एक ट्रैकिया को डिवाइड कर दिया दो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है। अब ये जो दो प्राइमरी ब्रोंका हैं, इनमें से एक है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका, यानी कि अब ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट लंग के अंदर। अगर आप लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो लेफ्ट लंग साइज में छोटा होता है हार्ट की वजह से, तो वहां पर सिर्फ लंग्स के दो लूब्स होते हैं। यानी अब आपको सिर्फ दो पाइप्स की जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो लंग है उसके सिर्फ दो लूब्स हैं, एक सुपीरियर लूब और एक इंफीरियर लूब। तो आपको प्राइमरी ब्रोंकस के दो हिस्से करने पड़ेंगे, एक आपने सुपीरियर लूब में लेके जाना पड़ेगा और एक आपको इंफीरियर लूब में लेके जाना पड़ेगा। यानी जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये दो पार्ट्स में जो डिवाइड होगा तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? दो सेकेंडरी ब्रोंका। लेकिन अगर हम राइट साइड की बात करते हैं, यानी कि राइट प्राइमरी ब्रोंकस, तो राइट साइड पर क्योंकि हार्ट नहीं है तो लंग्स घणो बड़ा है, और लंग्स के अंदर तीन तरह के लूब्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और मीडियन। तो अगर तीन लूब्स हैं तो पाइप को तो तीन हिस्सों में डिवाइड करके लेके जाना पड़ेगा ना। तो प्राइमरी ब्रोंकस जो लेफ्ट साइड पर है वो तो सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड होता है, लेकिन जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो तीन तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। यानी ये आगे जाके तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएंगे। अच्छा, यानी हुआ कुछ यूं, अगर हम इसे समराइज करें तो एक ट्रैकिया है, एक ट्रैकिया से दो प्राइमरी ब्रोंका है, और दो प्राइमरी ब्रोंकाई से पांच सेकेंडरी ब्रोंकाई, दो लेफ्ट साइड पे और तीन राइट साइड। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होंगे तो बनेंगे टर्शरी ब्रोंकाई, और टर्शरी ब्रोंकाई कितने? घड़ों। तो यानी मैं लिख रहा हूं न्यूमरस, न्यूमरस टर्शरी ब्रोंकाई बनेंगे। आहिस्ता 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 पाइप को हम छोटा करते जा रहे हैं, क्योंकि इस पाइप ने सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं, लंग्स के सेल के अंदर जाना है, ताकि लंग्स के सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच सके। अगर ये पाइप बहुत बड़ा होगा तो वो पाइप सेल के अंदर जाएगा कैसे? वो तो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए हम पाइप को मजीद छोटा छोटा करते जा रहे हैं। अच्छा, अब देखिएगा जरा जब अब बात करते हैं ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंकाई की, तो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेजनस रिंग्स। ठीक है। जब आप बात करते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई की, तो हमारे पास कार्टिलेजनस रिंग्स नहीं होती, बल्कि इन्हें हम कहते हैं कार्टिलेजनस प्लेट्स। तो एक ट्रैकिया से दो प्राइमरी ब्रोंकाई, दो प्राइमरी ब्रोंकाई से पांच सेकेंडरी ब्रोंकाई, पांच सेकेंडरी ब्रोंकाई से घणों टर्शरी ब्रोंकाई। लेकिन अभी भी टर्शरी ब्रोंकाई का साइज इतना बड़ा है कि आप इसे सेल के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ये आगे जाके मजीद अपने साइज को रिड्यूस करेगा, और जब रिड्यूस करते 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 इसका साइज 1 मिलीमीटर से भी कम रह जाए, जब इसका साइज 1 मिलीमीटर से भी कम रह जाए, देखिए नीचे एरो का मतलब कम रह जाए, तो फिर आप इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल। ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल्स मजीद डिवाइड होकर बनाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जहां पर खत्म होते हैं, उस रीजन को हम कह देते हैं एल्विलर डक्ट। एल्विलर डक्ट का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, एल्विलाई प्रेजेंट होंगे। एल्विलाई क्या है, एक थैली की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं एयर सैक्स। अच्छा, अब आप इन्हें एयर सैक्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। यानी हम लंग्स के सेल्स को या तो एयर सैक्स कहते हैं, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, एल्विलाई। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंकाई की, तो उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी की बात करते हैं, तो उसमें कार्टिलेजिनस फ्लूइड्स होते हैं। लेकिन अगर आप ब्रोंक्यूल्स की बात करते हो, मुझे उसमें कुछ नहीं होता। उसमें उसमें कोई कार्टिलेज नहीं होती भाई, उसमें कोई कार्टिलेज नहीं होती, याद रखिएगा। ये जब आप ब्रोंक्यूल्स पे पहुंच जाएंगे, तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होगी। नो कार्टिलेज, नो कार्टिलेज। कार्टिलेज आसान भाषा में सॉफ्ट बोन को कहते हैं। और जो पॉइंट है, ये पूछा भी जा चुका है पेपर में भाई, ये बात नम्स की पेपर में 2022 के अंदर आई थी। तो ये हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि ट्रैकिया के अंदर क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या है, टर्शरी ब्रोंकाई में क्या है, और ब्रोंक्यूल्स में क्या है। तो ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्विलर डक्ट, एल्विलाई, इन सब के अंदर कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती। चलें, अगर हम लंग्स की बात करते हैं, तो मैंने आपके लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और अगर ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो क्या आप इसकी प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो क्योंकि ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो इसकी प्रोटेक्शन पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, किसी भी चीज की प्रोटेक्शन हम दो तरह से करते हैं। एक, मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसपे पन्नी पन्नियां चढ़ा देते हैं, पन्नी पन्नियां, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन। और दूसरा, वहां पे कोई ना कोई हड्डी प्रेजेंट होती है। तो एक हो गई मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन, और दूसरी हो गई बोनी प्रोटेक्शन। चलें, सबसे पहले मैं आपको मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो अगर हम मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो लंग्स के ऊपर दो तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यानी लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन, या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। कैसी होती है? डबल लेयर। कैसी होती है? डबल लेयर। अब अगर ये डबल लेयर होती है, तो इनके नाम क्या है? अब इनमें से जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर का मतलब नियर टू लंग्स, यानी जो लंग से चिपकी हुई है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं विसरल लेयर। क्या कहते हैं हम उसे? विसरल लेयर। और एक लेयर होगी जो विसरल के ऊपर होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर का जो नाम होगा, सेकंड लेयर का नाम क्या होता है? प्राइटल लेयर। खैर, ये दोनों लेयर्स मिलके क्या करते हैं? ये लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके दरमियान एक लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। बिटवीन दीज टू लेयर्स अ लिक्विड इज प्रेजेंट कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। इसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। इसी तरह से अगर हम बोनी प्रोडक्शन की बात करें, तो हमें पता होना चाहिए कि लंग्स के आसपास कौन कौन सी बोन्स हैं जो कि उसे क्या कर रही हैं? प्रोटेक्ट कर रही हैं। और आपको टर्मिनोलॉजीज ही नहीं आती भाई, आप पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़ें। देखें, अगर हम ऊपर के लिए बात करते हैं, तो हम उसे कहते हैं सुपेरियर। अगर हम नीचे के लिए बात करते हैं, तो हम उसे कहते हैं इंफीरियर। अगर हम सामने के लिए बात करते हैं, तो हम उसे कहते हैं एंटीरियर, या फिर वेंट्रल। ठीक है, एक काम करते हैं, एरो हटा दो। अगर आप बैक के लिए बात करते हैं, तो हम उसे कहते हैं डॉर्सल, या फिर पोस्टीरियर। और अगर आप साइडों के लिए बात करते हैं, तो हम उसे कहते हैं लेटरल।
अब इन टर्मिनोलॉजीज को याद करते हुए आपने बताना है कि कौन कौन सी बोनी प्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकती है। चलें, अब देखें, अगर हम बिल्कुल लंग्स के पीछे देखें, लंग्स के पीछे यानी बैक टू लंग्स, तो आप इसे क्या बोलेंगे? डॉर्सली। क्योंकि बैक को क्या कहते हैं, पीछे की तरफ को क्या कहते हैं? तो डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर। तो अगर मैं बोलूँ लंग्स को डॉर्सली कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप बोलेंगे वर्टेब्रल कॉलम। क्योंकि फेफड़ों से पीछे क्या मौजूद है? रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कॉलम। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि वेंट्रली कौन कर रहा है, वेंट्रली का मतलब क्या होगा? सामने की तरफ। तो मैंने फेफड़ों के सामने कौन है? फेफड़ों के सामने सीने की हड्डी है। सीने की हड्डी को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। और क्या कहते हैं हम स्टर्नम को? चेस्ट बोन। चलें, अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं कि डॉर्सोलेटरली कौन कर रहा है, या इसको थोड़ा सा और चेंज करें, इसको आप ऐसे कह दें कि वेंट्रोलेटरली कौन कर रहा है? वेंट्रोलेटरली। वेंट्रोलेटरली का मतलब क्या होगा? देखें, लेटरल का मतलब क्या हो गया? साइड। और वेंट्रो का मतलब क्या हो गया? फ्रंट। इसका मतलब कुछ तो है जो साइडों से होके फ्रंट की तरफ जा रहा है। तो वो कौन सी चीज है जो साइडों से फ्रंट की तरफ जाती है? वो है रिब केज, यानी कि पसलियां। और टोटल कितनी रिब्स होती हैं हमारे पास? टोटल रिब्स होती हैं हमारे पास 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब टोटल कितनी रिब्स हो गई? 24। और उन रिब्स को कौन सपोर्ट करता है? रिब्स को एक खास तरह के मसल सपोर्ट करते हैं, जिन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो समराइज अगर हम करें काम को लंग्स के लिए, तो लंग्स की अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो तरह की प्रोडक्शन है। एक को हम कह रहे हैं मेम्ब्रेनस प्रोडक्शन, एक को हम कह रहे हैं बोनी प्रोडक्शन। मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, तो लंग्स के ऊपर दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कलेक्टिवली प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इसमें से जो पहली वाली लेयर होती है उसका नाम होता है विस्ट्रल लेयर, और सेकंड वाली लेयर का नाम होता है पैराइटल लेयर। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। बोनी प्रोडक्शन की बात करें, तो सामने की तरफ से कौन प्रोटेक्ट करता है? स्टर्नम यानी चेस्ट बोन। पीछे की तरफ से कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। और साइडों से लेके सामने तक कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब्स यानी कि पसलियां। और पसलियों को कौन से मसल सपोर्ट करते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। अब लंग्स की प्रोटेक्शन की बात तो हमने कर ली, ठीक है। लंग्स के कलर की बात कर ले। लंग्स होते हैं पिंक कलर के। कैसे होते हैं? पिंक पिंक कलर के, हाँ। तो अगर पहले पॉइंट को देखें, तो पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया, क्या है? मेम्ब्रेनस एंड बोनी। अच्छा, कलर, अगर हम कलर की बात करें तो पिंक कलर। नेचर की बात करें, तो लंग्स की नेचर कैसी होती है? प्लास्टिक। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर आती है, और हवा अंदर आती है तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं। अगर इलास्टिक नहीं होंगे, हवा अंदर आएगी, लंग्स पड़ जाएंगे। अच्छा। साथ साथ कुछ चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे अगर हम नंबर नंबर की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये दो होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? अगर हम लोकेशन की बात करें, फेफड़े कहाँ होते हैं? फेफड़े तो थोरैक्स के अंदर होते हैं, यानी थोरैसिक कैविटी के अंदर। देखिए, टोटल बॉडी के 3 रीजन होते हैं। अगर आप एक बंदे की बात करें, तो एक बंदे में कितने रीजन होते हैं मुन्ने? एक बंदे में 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले रीजन को हम कहते हैं हेड। बीच वाले रीजन को हम कहते हैं थोरैक्स, यानी कि चेस्ट। और
उससे नीचे वाले रीजन को हम कहते हैं एब्डोमेन, यानी कि पेट। तो ये तीन मेन रीजन होते हैं, इन तीनों मेन रीजन्स को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि हेड और थोरेक्स को आपस में कौन कनेक्ट करता है, तो इनको जो कनेक्ट करता है उसका नाम है नेक। आपकी जो गर्दन है ये इन दोनों को कनेक्ट कर रही होती है। और सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि थोरेक्स यानी सीने को और पेट को आपस में कौन कनेक्ट करता है, तो सीने और पेट को जो चीज कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो पेपर में पूछेगा आपसे कि डायफ्राम का क्या पर्पस है, तो डायफ्राम का काम है थोरेक्स को एब्डोमेन से अलग करना या कनेक्ट करना। अच्छा, अगर हम लोब्स की बात करें, तो लंग्स के टोटल कितने लोब्स होते हैं? पांच। टू आर ऑन लेफ्ट, जिनके क्या नाम थे? सुपीरियर लूब और इंफीरियर लूब, वाइल थ्री आर ऑन राइट। अगर इसी तरह से सिमिलरली अगर हम सेल्स की बात करते हैं, तो लंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्वेलाई। ठीक है। अगर एक से ज्यादा की बात करेंगे तो एल्वेलाई, और अगर एक की बात करेंगे तो एल्वेलस। अब एल्वेलाई से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आपको याद होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात एल्वेलाई से रिलेटेड कि कितने नंबर ऑफ एल्वेलाई होते हैं। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली चेक करें तो देयर आर 700 मिलियंस एल्वेलाई। इसका मतलब कि एक लंग की बात करेंगे तो उसमें 350 होंगे, और अगर दोनों लंग्स की बात करेंगे तो उसमें कितने होंगे? 700 मिलियंस इन बोथ लंग्स। अच्छा, ये एल्वेलाई 700 मिलियंस के कम होते हैं? नहीं भाई, आपको पता है अगर इन सारे एल्वेलाई को अगर हम चेक करें, ओपन करें, तो इसका सरफेस एरिया कितना बनता है? भाई इसका सरफेस एरिया घड़ों बड़ा है, घड़ों बड़ा। तकरीबन कितना? 70 to 90 मीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा। और आपको पता है कि केपीके के एमडी गेट में ये बात पूछी भी जा चुकी है 2019 के अंदर। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये जो एल्विलाए हैं अगर आप इन्हें खोल दें तो पता है ये क्या बन जाता है? इतने एल्विलाए अगर आप खोल दें तो क्या बन जाएगा? पूरा टेनिस कोर्ट बन जाएगा, पूरा टेनिस कोर्ट। हम्म। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि एल्विलाए के अंदर एक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं सरफेक्टेंट। अब सबसे पहली बात, ये सरफेक्टेंट बना किसका होता है? तो याद रखिएगा, ये सरफेक्टेंट मिलके बनता है लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन का मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें लिपिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा। और ये बात भी एमडी कैट के अंदर पूछी जा चुकी है, बट ये बात एमडी कैट 2024 में पूछी गई थी। लेकिन फिर ये पेपर जो है वो कैंसिल हो गया था और फिर एमडी कैट दोबारा रिकंडक्ट हुआ था। खैर, अच्छा, अब ये जो सरफेक्टेंट है ये करता क्या है? सबसे पहली बात, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा ताकि एल्वेलाई रिलैक्स रहें। दूसरी बात, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेगा, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तीसरी बात, ये किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने एल्वेलाई से रिलेटेड एक लास्ट बात याद रखनी है कि अगर हम एल्वेलाई की बात करें तो एल्वेलाई के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक को हम कहते हैं इलास्टिन और दूसरी को हम कहते हैं कोलेजन। असल में ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनका काम क्या है? इनका काम है लंग्स को एक्सपेंड करना और रिकॉइल करना, यानी लंग्स को फैलाना, सुकेड़ना, फैलाना, सुकेड़ना, फैलाना, सुकेड़ना। यानी जब आप सांस लेंगे तो सारे लंग्स एक्सपेंड होंगे, फैलेंगे।
और जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो लंग्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो ये काम इन्हीं दो प्रोटीन्स की वजह से होता है। अच्छा खैर, उसके बाद आपने ट्रैकिया पढ़ा, और आपने ये भी पढ़ा कि ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज बोन होती है, ऐसा ही, सी शेप कार्टिलेज बोन। इस सी शेप कार्टिलेज बोन का काम क्या है? इस सी शेप का इस सी शेप कार्टिलेज बोन का काम है टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग। यानी जब तुम जान लगा के सांस लोगे तो ये तुम्हें कोलैप्स होने से बचाएगा, यानी बंद होने से बचाएगा। दर हकीकत होता क्या है कि जब आप आमतौर से सांस लेते हैं, आमतौर से सांस, बात करते हुए, काम करते हुए, सोते हुए, चलते हुए, तब नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं। और जब नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं तो आपके ट्रैकिया पे इतना जोर नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम डीप सांस लेते हो, जान लगा के सांस लेते हो, जब तुम किसी को याद करते हो, अब जब तुम सांस लेते हो वो बहुत गहरी सांस होती है। और इतनी गहरी सांस की वजह से ट्रैकिया पे इतना प्रेशर पड़ता है कि ट्रैकिया बंद हो जाता है। और ट्रैकिया के बंद होने की वजह से, जिसे याद करके तुम सांस ले लेते तो दर हकीकत तुम उसी के पास ही पहुंच जाते हो मरने के बाद। तो भाई ट्रैकिया का ये जो सी शेप कार्टिलेज बोन है, इसका काम ये होता है कि जब हम जान लगा के सांस लेते हैं तो ये ट्रैकिया को बंद होने से बचाता है। लेकिन इसके बीच में एक सी शेप कार्टिलेज बोन है, अगर ये नहीं होती तो पाइप सिकुड़ जाता। लेकिन इसके होने की वजह से अब पाइप सिकुड़ नहीं सकता। तो जब हम जान लगा के सांस लेते हैं तो पाइप सिकुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पाइप सिकुड़ता है तो ये हड्डी उसके बीच में आ जाती है, और हड्डी इस पाइप को सिकुड़ने नहीं देती। इस तरह से हमारी जान बच जाती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम ब्रीथिंग का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।